नमस्कार सभी को। दोस्तों, जब परिवारवाद की बात आती है तो भाजपा अक्सर हमें बहुत मुखर दिखती है, क्योंकि वो ये क्लेम करती है कि उस पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं है। अब ये अलग बात है कि अमित शाह के बेटे जैसा क्या बिना परिवारवाद के पहले बीसीसीआई के फिर आईसीसीआई के चेयरमैन बन के बैठे हैं। इसके अलावा भी ये फहरिस्त बहुत लंबी है। बीजेपी में यूनियन मिनिस्टर्स को भी अगर हम देखें तो चाहे वो पीयूष गोयल हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, किरण रिजिजू हो या फिर अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सारे परिवारवाद के ही प्रोडक्ट हैं। लेकिन फिर भी परिवारवाद को लेके सबसे ज्यादा मुखर बीजेपी ही रहती है और इसके लिए सबसे ज्यादा अटैक कांग्रेस पे करते हैं। उसके अलावा सपा, आरजेडी, सारी पार्टियों पे ये परिवारवाद का दोहमत लगाते हैं। और इन सब से ऊपर जो महामानव है मोदी जी, वो तो कहते हैं कि फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे। वो जो 125 करोड़ हमारी आबादी है उसको ही अपना परिवार बताते हैं। तो अगर वहां से ऐसी कोई खबर आती है कि परिवारवाद मोदी जी के घर से हो रहा है, तो खबर बड़ी हो जाती है। मामला जुड़ा हुआ है देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के गौरवशाली आयोजनों में किस तरीके से हमें परिवारवाद मोदी जी के सगे भाई को फेवर करता हुआ दिखता है। इसका जो आरोप लग रहा है, इसको आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे और बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊंगा मैं कि मामला है क्या और कैसे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, 9 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय में एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसने गुजरात से लेकर दिल्ली तक परिवारवाद को एक नई लहर, एक नई हलचल दे दी है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सरकारी सर्कुलर को सार्वजनिक किया। ये सर्कुलर बेसिकली गृह मंत्रालय द्वारा जो एकता परेड के लिए जारी किया जाता है वो सर्कुलर था। और आरोप ये है कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती के लिए जो झांकियां तैयार की जा रही हैं, उनके प्रोक्योरमेंट के नियमों को किनारे रखकर सिर्फ 5 कंपनियों को चुना गया। यानी कोई टेंडर नहीं निकाला गया, ऐसे चेरी पिकिंग हुई है कि 5 कंपनियों को चुन लिया गया। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इन झांकियों को फाइनल अप्रूवल देने के लिए जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है ना, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी को बैठाया गया। तो यहाँ जो सबसे पहला आरोप है वो ये कि किसी भी बड़े सरकारी आयोजन में जहां करोड़ों का बजट शामिल हो, वहां पे ओपन टेंडर निकालना एक अनिवार्य प्रक्रिया है, ये करना ही होता है। लेकिन यहाँ कहानी अलग है। शक्ति सिंह गोहिल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि गृह मंत्रालय ने एक सर्कुलर के जरिए निर्देश दिया है कि झांकियां केवल 5 चुनिंदा फर्मों से ही बनाई जाएंगी। अगर मैं आपको इनके नाम बताऊं तो जैसे MS लाइव पिक्सल टेक्नोलॉजी, MS सिद्धेश्वर कनुगा, MS विसा कनुगा, MS सुशांत खेड़कर और MS स्मार्ट ग्राफ आर्ट एडवर्टाइजिंग। अब ये 5 फर्म चुने गए थे। जितनी भी झांकियां बनती उनको बनाने का टेंडर इन्हीं को मिला। अब हैरानी की बात यहाँ पे ये भी है कि इन 5 में से 2 कंपनियां सिद्धेश्वर कनुगा और विसा कनुगा दोनों पति पत्नी द्वारा चलाई जा रही हैं। यानी कि कंपटीशन के जगह पे यहाँ पे एक छोटा सा सिंडिकेट नजर आता है कि एक फर्म पति का है, एक फर्म पत्नी का है। यानी पैसे मिल बांट के खाना है, टेंडर नहीं निकाला गया और उसके बाद इस तरीके से पता नहीं किस बेसिस पे इन 5 फर्मों को चुना गया। अब सरकार की तरफ से इसके लिए लॉजिक ये दिया जा रहा है कि समय की कमी की वजह से टेंडर नहीं निकाला जा सका। लेकिन ये लॉजिक कहां तक जायज हो सकता है, आप खुद समझिए। सरदार पटेल की 150वीं जयंती की योजना 1 साल से ज्यादा समय से चल रही थी, तो क्या 1 साल का समय कम होता है टेंडर निकालने के लिए? और ये कौन सा लॉजिक है कि समय कम है तो मतलब आप इस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, ट्रांसपेरेंसी को खत्म करेंगे? और अब बात करते हैं दूसरे बड़े विवाद की, जिसमें मोदी जी के भाई पंकज मोदी शामिल हैं। देखिए, गृह मंत्रालय ने पंकज मोदी को इन झांकियों का फाइनल जज और एक्सपर्ट नियुक्त किया और इसके लिए उनको हर रोज 10,000 रुपए का मानदेय भी दिया जा रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि ये पैसे क्यों दिया जा रहा है, सवाल ये है कि वो इस पद पे कैसे बैठे हुए हैं जबकि उनकी इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है। पंकज मोदी 1981 में गुजरात सूचना विभाग में क्लास 3rd के कर्मचारी के रूप में अपना करियर शुरू किए थे। यानी बात आ रही है जब झांकियों को चुनने की, उसमें फाइनल जज बनने की, तो ये उसमें कोई प्रोफेशनल डिजाइनर, हिस्टोरियन या आर्ट क्रिटिक नहीं है। तो इन्हें किस बेसिस पे चुना गया? क्या इसके लिए भी सरकार का यही लॉजिक है कि देश में एक्सपर्ट्स की कमी थी और समय की भी कमी थी, इसलिए पंकज भाई मोदी को चुन लिया गया? देखिए, बात यह है कि देश में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और ललित कला अकादमी जैसे तमाम संस्थान हैं जहां पे दिग्गज कलाकार भी मौजूद हैं। फिर भी एक पूर्व सरकारी कर्मचारी को इस तकनीकी काम के लिए सुप्रीम अथॉरिटी बनाना अगर परिवारवाद का उदाहरण नहीं है तो क्या है? जैसे जय शाह जी को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया था ना, जबकि क्रिकेट से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो अगर वो परिवारवाद नहीं है तो ये भी परिवारवाद नहीं है। और मामला केवल झांकी का नहीं है, झांकियां तो केवल झांकी है, पंकज मोदी जी के कैरियर पे बात करना अभी बाकी है। दरअसल पंकज मोदी के करियर ग्राफ पर अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ भी एक चमत्कार होता नजर आएगा। जैसे नाली की गैस से मोदी जी चाय बनाते थे ना, कुछ उसी तरीके का चमत्कार पंकज मोदी के करियर में भी देखने को मिल रहा है। 2001 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो पंकज मोदी क्लास 3 के ऊंचे पदों पर थे और गुजरात सिविल सेवा के नियमों के अनुसार क्लास 3 से क्लास 2 में जाने के लिए, उस प्रमोशन के लिए कम से कम आपको क्लास 3 में 8 साल का कार्यकाल पूरा करना अनिवार्य है।
लेकिन उन्हें मात्र 5 साल में 2008 में ही क्लास 2 में भेज दिया गया। और कहानी यही नहीं रुकती है, जैसे-जैसे मोदी जी का ग्राफ ऊपर जाता है, उनका राजनीतिक स्टेचर बढ़ता है, वैसे-वैसे पंकज मोदी अपनी सरकारी नौकरी में आगे बढ़ते चले जाते हैं और वापस से 8 साल की बजाय मात्र 6 साल में उन्हें क्लास 1 का अधिकारी के रूप में प्रमोट किया जाता है। और उनके साथ जो भर्ती हुए दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के अधिकारी थे, वो अभी भी जूनियर पदों पर संघर्ष कर रहे थे। लेकिन पंकज मोदी का कैरियर ग्राफ एक फास्ट ट्रैक पे जैसे हाइपरसोनिक ट्रेन चलती है, उसी रफ्तार से जा रहा था। और रिटायरमेंट के बाद भी 2016 में उन्हें बार-बार एक्सटेंशन मिलता रहा और अब झांकी एक्सपर्ट के रूप में उनकी वापसी ने विपक्ष को सरकार पर परिवारवाद के आरोप लगाने का मौका दे दिया है। और जब हम सरदार पटेल की 150वीं जयंती की बात करते हैं, तो ये केवल एक उत्सव नहीं है, इसमें करोड़ों रुपए का सार्वजनिक धन यानी कि पब्लिक का पैसा लगता है। और कायदे से क्या होना चाहिए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी से लेके एकता नगर के विकास के नाम पर जो खर्च हो रहा है, जो करोड़ों अरबों रुपए कहाँ जा रहे हैं, उसका ऑडिट होना अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो प्रोक्योरमेंट में, टेंडर में ही पारदर्शिता नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि इस पैसे को लेके कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। इसके अलावा सामाजिक रूप से भी ये मामला इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब मेरिट और नियमों को दरकिनार करके खास रिश्तों को प्राथमिकता दी जाती है, तो सिस्टम के प्रति आम नागरिक का भरोसा टूट जाता है। और इससे जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के जो वादे होते हैं, जो बातें होती हैं, उस पे चोट होता है। और इसी को कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दुनिया देख रही है कि जिस सरदार पटेल ने 500 से ज्यादा रियासतों का विलय करके आधुनिक भारत की नींव रखी है, उसके विरासत के जश्न में नियमों को कैसे तार तार किया जा रहा है। क्षेत्रीय राजनीति में गुजरात कांग्रेस इस मुद्दे को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के एक बड़े मॉडल के रूप में पेश कर रही है, जो आने वाले समय में राज्य के चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखेंगे, तो वो इस खबर पे बिल्कुल चुप है। शक्ति सिंह गोहिल ने साक्ष्यों के साथ ये आरोप लगाए। इस पे आप किसी बड़े न्यूज चैनल में बहस होते नहीं देखेंगे। लेकिन अगर किसी एक आम इंसान ने भी किसी विपक्षी नेता के खिलाफ ऐसे आरोप लगाए होते, तो अब तक आपने गोदी मीडिया का तेवर देखा होता। तो ये जो चुप्पी है, क्या हम इसको अघोषित सेंसरशिप ना माने? क्या बड़े साहब के परिवार का नाम आने से न्यूज रूम की हिम्मत जवाब दे जा रही है? अब यहाँ पे कई सवाल हैं। सबसे पहला सवाल कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ठीक है, ये कोई प्रशासनिक भूल है, या हो सकता है समय की कमी की वजह से वाकई में ऐसा हो गया हो? या आपको लगता है कि ये सत्ता की ताकत का अपने परिवार के खिलाफ खुला इस्तेमाल है? क्योंकि सरदार पटेल ने हमेशा निष्पक्षता और नैतिकता की वकालत की है, और जब उन्हीं की 150वीं जयंती पे इस तरीके का विवाद आता है, तो क्या वो सरदार पटेल के कद को छोटा नहीं करता? क्या एकता परेड में झांकियां फाइनल करने के लिए वाकई में पंकज मोदी से बड़ा भारत में कोई विशेषज्ञ नहीं था? क्या राय है आपकी इस विषय पे? आप मुझसे सहमत हैं, असहमत हैं, जो भी है अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।